हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र संजय शर्मा आपके लिए आया हूँ आज फिर से आरबीएससी 10th क्लास के अति लघुरात्मक प्रश्न का पार्ट नंबर 4। और मैं आशा करता हूँ कि जितने मैंने वीडियो बनाए हैं यानी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड है उसको आपने कंप्लीट देखा है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं आरबीएससी 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो अति लघुरात्मक प्रश्न है उसका चौथा भाग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको हर पार्ट पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि जब आप पूरा पार्ट देखोगे तो ही ये अगला पार्ट आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मित्रों हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तंबाकू किस कुल का पादप है? दोस्तों ध्यान रखना है कि तंबाकू किस कुल का पादप, अगर क्वेश्चन आ जाए कि तंबाकू का कुल क्या है तो आपको ध्यान रखना है तंबाकू निकोटेसी कुल का पादप है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तंबाकू किस कुल का पादप है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है तंबाकू निकोटेसी कुल का पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष। हाँ दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी सूक्ष्म इकाई ही तंत्रिका कोशिका होती है। और जो तंत्रिका कोशिका की जो संरचना है उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसका अंतिम सिरा है वो किससे जुड़ सकता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि एक तंत्रिका कोशिका का जो तंत्रिकाक्ष होता है उसका अंतिम जो सिरा होता है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्माशय या डेंड्रोन से जुड़ सकता है। इसके अलावा किसी मांसपेशी या ग्रंथि से भी जुड़ सकता है। तो आपको पॉइंट बना के लिख सकते हो कि नंबर 1 दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन या दुर्माशय से जुड़ सकता है और नंबर 2 मांसपेशी या ग्रंथि से जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरक्षी का दूसरा नाम बताइए। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रतिरक्षी का दूसरा नाम क्या है, दोस्तों ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम एंटीबॉडी है। हाँ दोस्तों, प्रतिरक्षी का दूसरा नाम होता है एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किसे कहते हैं? दोस्तों कार्य का फॉर्मूला होता है W=Fs और इसका मात्रक होता है जूल। दोस्तों अगर कार्य की डेफिनेशन पूछ ले तो आपको बतानी है कि किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर उत्पन्न विस्थापन ही कार्य कहलाता है। हाँ दोस्तों, किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर उत्पन्न विस्थापन ही कार्य कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर उत्पन्न विस्थापन ही कार्य कहलाता है। इसका सूत्र होता है W=Fs और मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संकटापन्न प्रजाति किसे कहते हैं? दोस्तों जैसे इसे नाम से पता चलता है संकटापन्न प्रजाति यानी जो प्रजाति संकट में हो, अर्थात दोस्तों जिस प्रजाति है या जीवों की जिस प्रजाति की संख्या लगातार कम हो रही है और भविष्य में उनकी प्रजाति के खत्म होने की संभावना है, वही प्रजातियां संकटापन्न प्रजातियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीजनी निर्धारक क्या होते हैं? दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में मिलते हैं तो प्रतिजन का जितना हिस्सा प्रतिरक्षी से जुड़ता है उस हिस्से को ही एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे प्रतिजन आकर जुड़ा प्रतिरक्षी से तो प्रतिजन का जितना भाग 10%, 20%, जितना भाग या जितना हिस्सा 1 मिनट 2 मिनट जितना जाकर, या हम कह सकते हैं प्रतिजन का जो भाग प्रतिरक्षी से जुड़ता है या क्रिया करता है उस भाग को ही एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। इसको दोस्तों एपिटोप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाले कितने प्रतिशत प्रजातियां पहचान पाए हैं? दोस्तों ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली 7% प्रजातियों की पहचान कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन की संयोजकता किसे कहते हैं? दोस्तों एंटीजन की संयोजकता मतलब है कि कोई भी पदार्थ हो, जैसे मैं कह सकता हूँ कि प्रोटीन में, मैंने अभी कहा था, मैं कह सकता हूँ कि प्रोटीन में एमिनो अम्लों की लंबी लंबी जो श्रृंखलाएं होती है या बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं वो एंटीजनी निर्धारक का कार्य करती है।
उसे ही एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। हाँ दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन में एमिनो अम्लों की बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं। एंटीजन निर्धारक या एपिटोप का कार्य करती है, उसे ही एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RH कारक में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? ध्यान रखना है, RH कारक है वो 417 प्रकार के एमिनो अम्लों से बना होता है। हाँ दोस्तों, 417 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुद्रव्य। दोस्तों, मस्तिष्क में पाया जाता है मेरुद्रव्य। इसके 2 कार्य आपको पूछे तो बताना है। कार्य नंबर 1 कि यह मस्तिष्क की बाह्य चोटों से रक्षा करता है। हाँ दोस्तों, इसका कार्य नंबर 1 है कि यह मस्तिष्क की बाह्य चोटों से रक्षा करता है। और दूसरा काम है पदार्थों के विनिमय में यानी आवागमन में मदद करता है। तो दोस्तों, इसके 2 कार्य हो गए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य नंबर 1 है मस्तिष्क की बाह्य चोटों से रक्षा करता है, और कार्य नंबर 2 है पदार्थों के विनिमय में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर वर्ग को कौन कौन से विकल्पी नियंत्रित करते हैं? दोस्तों, तो 3 विकल्पी है और रुधिर वर्ग को नियंत्रित करते हैं। इसकी चर्चा मैंने पार्ट 1 सेकंड में भी की है। तो दोस्तों, वो विकल्पी कौन से हैं? ध्यान रखना है, IA, IB और IO। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 संकटग्रस्त जंतु प्रजातियाँ। हाँ दोस्तों, ऐसी कोई प्रजातियों के नाम लिखो, 2 प्रजातियों के जो संकट में हैं, जिनके खत्म होने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, बड़े सिंपल से आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक बब्बर शेर को याद रखना है और एक गेंडे को याद रखना है। हाँ दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 संकटग्रस्त जंतु प्रजातियों के नाम लिखो, तो ध्यान रखना है, एक है गेंडा और दूसरा है बब्बर शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के 2 उदाहरण। इसकी भी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ दोस्तों, कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा कौन सी है। जितने भी सारे टीके होते हैं वो सारे निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं। तो आप लिख सकते हो टिटनस का टीका, डिप्टीरिया का टीका, काली खांसी का टीका। किसी का भी टीका पूछे तो वो सारे आपके निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। तो आंसर हो गया टिटनस का टीका, डिप्टीरिया का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाय की 2 देसी नस्लों के नाम लिखो। तो मैं बता दूं आपको, बड़ी सिंपल से 2 उदाहरण, ये इसकी भी चर्चा मैंने पहले वीडियो में कर चुका हूं मैं। गाय की 2 देसी नस्लों के नाम पूछे तो बताना है गिर और साहिवाल। हाँ दोस्तों, गाय की 2 देसी नस्लों का नाम हो गया गिर और साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बायोडीजल। बायोडीजल का मतलब दोस्तों, कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनसे पेट्रोल, डीजल आदि बनाया जाता है। हाँ दोस्तों, कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके इस्तेमाल से डीजल, पेट्रोल आदि बन सकता है, वो पौधे ही बायोडीजल वाले पौधे कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे में अगर आपको पूछूं तो आपको उत्तर लिखना है कि रतनजोत का पौधा है, जेट्रोफा का पौधा है, करंज का पौधा है। ये सारे इन वृक्षों के उदाहरण हैं। तो आपको लिखना है जेट्रोपा व करंज। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है, 2 बायोडीजल वृक्षों के नाम जेट्रोपा व करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, LSD का पूरा नाम। तो ध्यान रखना है, LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड। हाँ दोस्तों, लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं कौन कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। वैसे 3 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 2 की। तो ध्यान रखना है कि एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है डी लिम्फोसाइट। तो सॉरी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हो गया, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। हाँ दोस्तों, चाहे एक अश्व शक्ति बोलो चाहे 746 वाट बोलो, बात बराबर है। तो क्वेश्चन आ जाए एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट। तो ध्यान रखना है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान में जल को संग्रहित यानी जल को इकट्ठा करने का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, चर्चा हो चुकी है पहले भी वीडियो में, टोबा। हाँ दोस्तों, टोबा क्या होता है, नाड़ी जैसा होता है बट थोड़ा सा नाड़ी से घेरा होता है, ध्यान रखना है। तो थार के रेगिस्तान में पानी को इकट्ठा करने का प्रमुख स्रोत है वो टोबा है। हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा टोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रतिरक्षी गामा ग्लोब्यूलिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। हाँ दोस्तों, प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रकार के प्रोटीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CMI का पूरा नाम। हाँ दोस्तों, CMI का पूरा नाम इंग्लिश में पूछे तो लिखना है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, लेकिन आपको हिंदी में ही जवाब देना है एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो कोशिका उपार्जित प्रतिरक्षा। हाँ दोस्तों, CMI का पूरा नाम होता है कोशिका उपार्जित प्रतिरक्षा या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। फिर से बोल रहा हूँ मैं, कोशिका उपार्जित प्रतिरक्षा और इंग्लिश में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ से व तने से प्राप्त होने वाले दो दो सब्जियों के नाम। हाँ दोस्तों, ऐसी दो सब्जियों के नाम लिखो जो जड़ से प्राप्त होती है और दो तने से। तो जड़ से आपको सिंपल सी होती है गाजर और मूली। हाँ दोस्तों, जड़ व तने से प्राप्त होने वाली सब्जियाँ गाजर और मूली। और अगर तने की बात हो तो ध्यान रखना आलू व अरबी। तो दोस्तों, जड़ की बात हो गई, जड़ की प्राप्त होने दो सब्जियाँ हैं गाजर मूली, जब तने से है आलू और अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल कौन से राज्य में? दोस्तों ध्यान रखना है केरल राज्य में। हाँ दोस्तों, पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल कौन से राज्य में? तो ध्यान रखना है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप के फल के लेटेक्स में मॉर्फिन पाया जाता है? दोस्तों सिंपल सा आंसर होगा अफीम। किस पादप के फल के लेटेक्स में मॉर्फिन पाया जाता है? आंसर होगा अफीम। कोई दो प्रकार की भक्षक। हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी रक्त कणिकाएँ हैं जो रोगाणुओं का भक्षण कर जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, एक होती है मोनोसाइट, एक होती है न्यूट्रोफिल। हाँ दोस्तों, कोई दो प्रकार की भक्षक, भक्षक का मतलब ऐसी कोई दो कणिकाओं के नाम लिखो जो हमारे शरीर के रोगाणुओं का भक्षण कर जाती है। रोगाणु कौन से होते हैं दोस्तों? जो रोग फैलाते हैं। इन रोगाणुओं का भक्षण करने वाली दो कणिकाएँ होगी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है, प्लाविका कोशिका कौन सी कोशिका से बनती है या किसका रूपांतर? रूपांतर का मतलब दोस्तों की प्लाविका कोशिका कौन सी कोशिका से बनती है? तो हम कह सकते हैं बीटा लिम्फोसाइट कोशिका से बनती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लाविका कोशिका बीटा लिम्फोसाइट कोशिका का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों ध्यान रखना है, सबको पता होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 78% है। कौन सा आरएच कारक सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि RH कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा आरएच कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों आरएच कारक D सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल कौन सी है? दोस्तों सोयाबीन। कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी दाल से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना है सोयाबीन। क्वार्सियोर रोग का कारण क्या है? क्वार्सियोर रोग का कारण होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वार्सियोर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा इसी में आंसर है, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्त्राव होता है एड्रीनलिन ग्रंथि से। हाँ दोस्तों, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्त्राव होता है एड्रीनलिन ग्रंथि से, या इसका दूसरा नाम है अधिवर्क ग्रंथि। तो हम कह सकते हैं एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्राव एड्रीनल ग्रंथि या एपिनेफ्रिन ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अधिवर्क ग्रंथि से होता है दोस्तों। तो एड्रिनल ग्रंथि को चाहे अधिवर्क ग्रंथि को। जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने बालक में किस पशु का खून चढ़ाया था? किस पशु का रक्तदान किया था? दोस्तों ध्यान रखना है भेड़। तो जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने बालक में किस पशु से रक्तदान किया था? तो उत्तर है भेड़। कौन सा विद्युत संयंत्र वातावरण के लिए हितकारी है, यानी प्रदूषण नहीं फैलाता? दोस्तों पवन ऊर्जा संयंत्र। हाँ दोस्तों, पवन ऊर्जा संयंत्र वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं? दोस्तों अब तक, इंडिया की बात हो रही है कि भारत में अब तक कितने वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की जा चुकी है? दोस्तों ध्यान रखना है 515 अकॉर्डिंग टू बुक। दोस्तों वैसे वो भी ज़्यादा हो चुके, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक है आपके 515। आरएस कारक क्या होता है? दोस्तों वैसे आरएस कारक एक प्रोटीन होता है और आपको पता है प्रोटीन बनता है एमिनो अम्लों से। और कितने एमिनो अम्ल? दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि आरएस कारक है वह 417 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बना एक प्रोटीन होता है। तो क्वेश्चन है आरएस कारक क्या है? तो उत्तर है आरएस कारक 417 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिला या एमिनो अम्लों से मिलकर बना प्रोटीन होता है। प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है दोस्तों कि सबसे पहले कौन सा प्रतिरक्षी बनता है। मैंने पहले कहा था सबसे पहले माँ यानी IgM सबसे प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी होता है IgM। मधुमक्खी की दो प्रजाति दोस्तों, वैसे मधुमक्खी की 4 प्रजातियां होती है। आपको दो के नाम पूछें दोस्तों, चारों प्रजातियां कौन सी होती है? एपिस डार्सेटा, एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा।
यहाँ आपको दो के नाम याद रखना है। तो एक आपको इंडिका गाड़ी से याद रखना है कि एपिस इंडिका, और एक फूल से यानी फ्लावर से याद रखना है एपिस फ्लोरा। तो दोस्तों दो प्रजातियाँ हो गई, एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो चुकी है, केवल दो के नाम बताने। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है, डायनासोर भी विलुप्त हो चुका है। तो दो विलुप्त प्रजातियों के नाम पूछे तो बताना है, एक है डायनासोर, दूसरा है डोडो पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायफ्राम, जो हमारे शरीर में डायफ्राम पाया जाता है हमारे श्वसन तंत्र में, उस डायफ्राम का प्रमुख कार्य क्या दोस्तों डायफ्राम होता कहाँ है, हमारे फेफड़ों और हमारे आमाशय के बीच में होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यह वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने का कार्य करता है। ये उसका पहला कार्य हो गया कि आमाशय डायफ्राम, जिसे तनपुट बोलते हैं हिंदी में, यह वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक करने का कार्य करता है। और दूसरा कार्य है इसका कि यह गैसों के विनिमय में आदान प्रदान में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीजन निर्धारक किस में पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, एंटीजन निर्धारक, इसकी चर्चा भी क्वेश्चन में हुई थी पहले, किस में पाए जाते हैं, प्रतिजन में पाए जाते हैं या प्रतिरक्षी में। ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिजन में पाए जाते हैं। तो एंटीजन निर्धारक किस में पाए जाते हैं, आंसर है प्रतिजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने पर कार्य क्या होगा। दोस्तों कार्य होता है W बराबर FS बराबर होता है mgh। तो दोस्तों आपको 1 को 4 से गुणा करना है और g का मान फिक्स होता है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यानी mgh, यानी W बराबर mgh। m का मान रखना है 1 kg इंटू g का मान लिखना है 10 और t का मान h का मान होता है 4। तो 1 इंटू 10 इंटू 4 हम कह सकते हैं 40 जूल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीछ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस अभयारण्य पाया जाता है। दोस्तों रीछ है वो राजस्थान के कौन से अभयारण्य पाया जाता है, ध्यान रखना है केला देवी करौली में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, रीछ है वह राजस्थान के केला देवी अभयारण्य जो करौली में, उसमें पाया जाता है। प्रतिरक्षी में हिंज का क्या कार्य, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, एक बार ध्यान रखना है। प्रतिरक्षी है उसका आकार वाई जैसा होता है, और उस वाही रूपी संरचना में जो हिंज होता है, उस हिंज का काम क्या है दोस्तों, कि हिंज क्या करता है, प्रतिरक्षी को प्रतिजन से क्रिया करने के लिए सरलता प्रदान करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रतिरक्षी में हिंज क्या करता है, हिंज प्रतिरक्षी को प्रतिजन के अणु से क्रिया करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहद में पाए जाने वाले पदार्थ कौन से। दोस्तों शहद में ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज भी पाया जाता है और खनिज लवण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, मेन मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और खनिज लवण। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन हमारा दोस्तों, दो दुर्लभ प्रजातियों के नाम। दुर्लभ प्रजातियाँ दोस्तों कौन सी है, वह प्रजातियाँ जो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, हर जगह उपस्थित नहीं होती है, किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, उन्हें कहते हैं दोस्तों दुर्लभ प्रजातियाँ। तो दुर्लभ प्रजातियाँ दोस्तों, एक लाल भेड़िया बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, और एक हेनान गिब्बन होता है, वो पक्षी बड़े मुश्किल से देखने को मिलता है। तो दोस्तों दो दुर्लभ प्रजातियाँ हो गई, एक तो हो गई लाल भेड़िया, एक हो गया हेनान गिब्बन। हाँ दोस्तों, लाल भेड़िया और हेनान गिब्बन। आशा करता हूँ मित्रों, मेरे 10th क्लास के विद्यार्थियों, कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाने में हमारी मदद करें, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करनी होगी और इस चैनल को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उस वीडियो है का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ तब तक के लिए गुड बाय।